डालमिया नगर, जल्दी बताओ। बिहार स्पेशल, बिहार का डालमिया नगर मुख्यतः, ध्यान दो, मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, रबर उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। जल्दी बताओ, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? डालमिया नगर बिहार का किस उद्योग के लिए जाना जाता है? आग लगाने वाली सेशन होनी चाहिए। आप लोग सोचते होंगे कि सर एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो आपको दोबारा ना देखना पड़े, अच्छा में आए। आपके पास समय कम है, कितनी बार देखेंगे? एक बार देख लिया तो देख लिया, सब याद हो जाए, इसीलिए बार बार बोलता हूं। चलो, ताकि दिमाग में सीधे हिट करे, एग्जाम में सीधे हिट कर जाए, यही वजह है कि मैं बार बार बोलता हूं। भैया सीमेंट उद्योग के लिए डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर बिहार का। बिहार का डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है गुरु। चलिए एकदम याद कर लीजिए, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, बिहार में बीड़ी बनाने का, बीड़ी के लिए, बिहार में बीड़ी बनाने के लिए कौन सा जिला मशहूर है? बिहार में बीड़ी उद्योग के लिए कौन सा जिला मशहूर है गुरु? नालंदा, नवादा, हाजीपुर या गया? नवादा, नालंदा, हाजीपुर या गया? भाई हाजीपुर में प्लाईवुड, हाजीपुर में लिख लीजिए प्लाईवुड बनाया जाता है। हाजीपुर, बिहार का हाजीपुर प्लाईवुड के बनाने के लिए प्रसिद्ध है भैया। नालंदा, नवादा, इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा। बीड़ी उद्योग के लिए नालंदा फेमस है। नालंदा बीड़ी उद्योग और झूला कारखाना, झूला बनाने का कारखाना, झूला बनाने का कारखाना, ये भी नालंदा फेमस है। बिहार का नालंदा, बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है। भारत का पहला विश्वविद्यालय जिसे कुमार गुप्त ने बनवाया था, गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का पहला भारत का पहला विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी सबसे पहली बार बिहार में कहां आगमन किया? नालंदा। नालंदा का पुराना नाम था उदंतपुरी। नालंदा का पुराना नाम उदंतपुरी था। सबसे पहले बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला बोला। तुर्क आक्रमणकारी, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क, बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क था बख्तियार खिलजी। उसने सबसे पहली बार नालंदा के, जिसका नाम था उदंतपुरी, वहां हमला किया। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था। नालंदा बीड़ी बनाने के लिए, झूला कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा का राजगीर, जहां भी मोलमास मेला लगा हुआ है। बिहार में प्रसिद्ध मोलमास मेला कहां लगता है? राजगीर में। बिहार का प्रसिद्ध मोलमास मेला कहां लगता है? राजगीर में। बिहार स्पेशल के कल्चर में पूछा जा सकता है। बिहार का प्रसिद्ध मोलमास मेला राजगीर में। बिहार में वाइल्ड लाइफ सफारी और नेचर सफारी कहां बनाया गया है? राजगीर में। राजगीर में बिहार का पहला फिल्म सिटी बनाया जा रहा है। राजगीर में बिहार का पहला फिल्म सिटी बन रहा है। राजगीर में नेचर सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी है। राजगीर में शांति स्तूप, राजगीर में बिहार का सबसे बड़ा स्तूप शांति स्तूप स्थित है। शांति स्तूप राजगीर में है। भाई एक सवाल नालंदा का बता दिया। मोलमास मेला नालंदा के राजगीर में। राजगीर में नेचर सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी है, नोट कर लो। राजगीर में गरम कुंड के झरने हैं। गरम कुंड के झरना कहां है भैया? राजगीर में। राजगीर में मोलमास मेला लगता है। और नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने किया था, इसको नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी। नालंदा का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है उदंतपुरी। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। हाजीपुर प्लाई उद्योग के लिए। और मैं बता दूं गया में एक जगह है मानपुर, यहाँ भारी मात्रा में सूती कपड़ा बनता था। सूती कपड़ा, कॉटन टेक्सटाइल, ये भी नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। भाई नालंदा का पुराना नाम उदंतपुरी याद कर लो। नालंदा के राजगीर में क्या लगता है? मोलमास मेला लगता है। मोलमास मेला। और राजगीर में क्या है? नेचर सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी, गरम कुंड के झरने और सबसे बड़ा स्तूप, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप शांति स्तूप कहां है जी? राजगीर में। और राजगीर ही मगध की सबसे पुरानी राजधानी, मगध की 2 राजधानी, जिसमें सबसे पुरानी राजगीर, अब बाद में कहां बना था? पटना, पाटलिपुत्र। अगला सवाल, मेघालय का पठार किस फल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? मेघालय का पठार किस फल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? जल्दी बताओ। नारियल, केला, नारंगी, अंगूर। भाई मेघालय के पठार तुरंत समाप्त हो जाएगा। मेघालय के पठार में कौन सा पर्वत है? गारो हिल। देख लो भैया, यही मेघालय का पठार है। इसी पे है गारो हिल, इसी पे है भैया खासी हिल, खासी हिल, इसी पे है जयंतिया हिल, इसी पे है मीकिर हिल। नोट कर लो भैया, मेघालय के पठार पर गारो, खासी, जयंतिया और मीकिर। मेघालय के पठार पर गारो हिल, खासी हिल, जयंतिया हिल और मीकिर हिल है भैया। पूरे मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी, पूरे मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है गुरु, लिख लीजिए, नौक्रेक। इसका नाम है, मेघालय राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नौक्रेक। ये कहां है भैया? गारो हिल में। इसी में एक जगह है जिसका नाम है तुर्रा। क्या नाम है भैया? तुर्रा। ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय का तुर्रा कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नौक्रेक कौन सी पहाड़ी में है? गारो हिल में है। और यहीं पर 2 प्लेस है। एक प्लेस का नाम है मासिनराम और एक प्लेस का नाम है चेरापूंजी। मासिनराम और चेरापूंजी 2 प्लेस है। एक का नाम है मासिनराम
और दूसरे का नाम है चेरापूंजी। चेरापूंजी, मासिन राम और चेरापूंजी, ये दोनों मेघालय में है और यहाँ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय के मासिन राम और चेरापूंजी में विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक है जो गारो हिल में भैया। गारो हिल में एक प्लेस और है तुर्रा जो कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। और मेघालय के पठार नारंगी के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय का पठार नारंगी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, नोट कर लीजिए। मेघालय में नौकरेक एक चोटी भी है और नौकरेक नेशनल पार्क भी है। नौकरेक, चलो एक और नेशनल पार्क आपको याद हो गया, नौकरेक नेशनल पार्क, नौकरेक चोटी मेघालय में है। तो कौन कौन सा नेशनल पार्क हो गया? दाचीगाम जम्मू कश्मीर, जल्दापाड़ा बंगाल, दुधवा उत्तर प्रदेश, ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश और राजाजी जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, इंद्रावती छत्तीसगढ़, कान्हा मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा और नौकरेक मेघालय। ये सारे नेशनल पार्क है भैया। और नौकरेक मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर यहाँ पहाड़ी है। यहाँ पर मासिन राम और चेरापूंजी है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और पूरा मेघालय का पठार नारंगी उत्पादन के लिए जाना जाता है। लिख लो नारंगी, संतरा उत्पादन के लिए, ऑरेंज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और एक चीज और लिख लीजिए भैया, मेघालय के पठार पर गारो, खासी, जयंतिया पर्वत तो है, साथ साथ वहां इसी नाम से जनजाति भी है, ट्राइब भी है। आदिवासी का नाम, वहां के आदिवासी समुदाय का नाम भी यही है, गारो आदिवासी, खासी आदिवासी और जयंतिया आदिवासी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम वीडियो से हट गए भाई, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट, एक सवाल नहीं छूटेगा। मेघालय के पठार, एक चीज और पूछता है, मेघालय का पठार किसका हिस्सा है? तो लिख लीजिए मेघालय का पठार दक्कन लावा प्लेट्यू और छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। लिख लो मेघालय का पठार दक्कन के लावा पठार और छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। मेघालय का पठार दक्कन के लावा पठार और छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। आगे आ जाओ, मध्य हिमालय के महाभारत श्रेणी, मध्य हिमालय में होगा, क्या नहीं होगा? मध्य हिमालय में महाभारत श्रेणी का नाम, मध्य हिमालय ऐसे है, मध्य हिमालय का नाम महाभारत श्रेणी कहाँ है? मध्य हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से कहाँ जानते हैं? मध्य हिमालय को, मिडिल हिमालय को महाभारत श्रेणी के नाम से कहां जानते हैं? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या नेपाल में? क्या है भैया? सर क्या है कमेंट? सर परिणाम बैच के वीडियो डेली डिलीट क्यों कर दिया जाता है? अच्छा कोई नहीं, आपकी बातों को मैं बताऊंगा मैनेजमेंट को, आपकी बात को मैनेजमेंट में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले यहां देखिए, मध्य हिमालय को कहां महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं भैया? ये जानते हैं कहां? नेपाल में। वैसे लिख देता हूं मैं, मध्य हिमालय मेरे प्यारे बच्चों, मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में लिख लो पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। लिख लो पीर पंजाल श्रेणी कहां बोलते हैं? मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में लिख लो पीर पंजाल, कई बार पूछा गया है। मध्य हिमालय को, मिडिल हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से जानते हैं। एक सवाल नहीं छूटने देंगे गुरु, धौलाधर रट लो। जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग श्रेणी के नाम से जानते हैं। नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं, महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। नेपाल में महाभारत श्रेणी, ये सब मध्य हिमालय के नाम है। मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर के लोग पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश के लोग धौलाधर, उत्तराखंड के लोग नाग टिब्बा और नेपाल के लोग महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के लोग डाफला श्रेणी, अबोर श्रेणी और मिसमी श्रेणी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोग मिडिल हिमालय को डाफला, अबोर और मिसमी श्रेणी के नाम से जानते हैं। डाफला, अबोर और मिसमी। जम्मू कश्मीर में रख लो, ऐसे भी पूछा जाएगा डायरेक्ट, पीर पंजाल पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर श्रेणी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नाग टिब्बा कहाँ है? तो भैया उत्तराखंड में। और महाभारत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में। डाफला, अबोर और मिसमी या अरुणाचल प्रदेश में। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो गुरु, सवाल नहीं छूटेगा। जुड़ गए हैं 7300 लोग जुड़े हैं, एक बार जल्दी से सेशन को, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक दिस सेशन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका आप जल्दी से ले लीजिए। आगे आ जाओ, नेक्स्ट नोआ मुंडी किस धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नोआ मुंडी ये सेबुम में पड़ता है, झारखंड के सेबुम में। नोआ मुंडी ये पड़ता है झारखंड के सेबुम में, झारखंड के सिंहभूम में पड़ता है, सिंहभूम, झारखंड के सिंहभूम में पड़ता है नोआ मुंडी। ये किसके लिए प्रसिद्ध है जल्दी बताओ? झारखंड का नोआ मुंडी किसके लिए, कौन से धातु के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। नोआ मुंडी आयरन के लिए प्रसिद्ध है भैया, लोहा के लिए। झारखंड के सिंहभूम का नोआ मुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? आयरन के लिए। और सिंहभूम में ही पड़ता है जादूगोड़ा, झारखंड के सिंहभूम में ही पड़ता है जादूगोड़ा, जहां भारी मात्रा में यूरेनियम मिलता है। झारखंड के सिंहभूम में है जादूगोड़ा, जहां भारी मात्रा में यूरेनियम मिलता है। झारखंड के सिंहभूम के जादूगोड़ा में भारी मात्रा में यूरेनियम मिलता है और सिंहभूम के नोआ मुंडी में भारी मात्रा में लोहा मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। झारखंड के सिंहभूम के जादूगोड़ा से यूरेनियम और सिंहभूम के नोआ मुंडी से लोहा मिलता है। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु, अगला प्रश्न पे आते हैं। पोंग बांध, बहुत शानदार सवाल, यहां से कम 10 सवाल निकलेगा। पोंग बांध किस नदी पर है जल्दी बताओ? किस नदी पे है पोंग बांध? रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब। देखो भैया झेलम नदी पर, देखो यहाँ झेलम नदी जो है इस पर है तुलबुल बांध, इस पर है तुलबुल बांध और मंगला बांध, नोट कर लीजिए। उसके बाद चेनाब नदी पर
3 बांध है, 4 बांध है, बगलिहार बांध, बगलिहार बांध, बगलिहार बांध, उसके बाद सलाल बांध, उसके बाद दुलहस्ती बांध, दुलहस्ती बांध, और उसके बाद रतले बांध। ये सब चिनाव नदी पे है। बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती, रतले, ये सब चिनाव पर है। उसके बाद रावी नदी, उसके बाद रावी नदी पर है थीन बांध, रावी नदी पे है थीन बांध। उसके बाद ब्यास नदी पर है, ब्यास नदी पर है पोंग बांध, पोंग बांध। उसके बाद सतलज नदी पर है भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल बांध। भाई नोट कर लीजिए, झेलम नदी पर तुलबुल बांध, मंगला बांध, चिनाब नदी पर 4 बांध है, बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती, रतले, रावी नदी पर थीन बांध, ब्यास नदी पर पोंग बांध, सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध। तो पोंग बांध पूछ रहा है किस नदी पे है भैया? ब्यास नदी पर पोंग बांध, ब्यास नदी पर पोंग बांध, ब्यास नदी पर है भैया पोंग बांध। झेलम नदी पर तुलबुल और मंगला, चिनाब नदी पर बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती और रतले, रावी नदी पर थीन बांध, ब्यास नदी पर पोंग बांध, सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच कब हस्ताक्षरित हुआ? सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया? जल्दी बताओ गुरु। सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, लेकिन पानी के बंटवारा को लेकर ये दोनों लड़ते रहते थे। पाकिस्तान कहता था कि बरसात के दिनों में भारत सब पानी छोड़ देता है, गर्मी के दिन में डैम बना के सब पानी इंडिया रख लेता है। ऐसे में बड़ी टेंशन था। बंटवारा तो हो गया था, लेकिन थरिया, लोटा, गिलास, इस सब का बंटवारा बाकी था। तो भैया बंटवारा, जब भाई भाई में ही बंटवारा होता तो चलता रहता बहुत दिन तक। जब बहुत दिन में मैटर नहीं फरियाता है तो फूफा जी, मामा जी को बुलाया जाता है, जब आप ही बांट के दे दीजिएगा हम लोग मान लेंगे। तो इसी भारत पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक को बुलाया गया, वर्ल्ड बैंक को बुलाया गया। तो वर्ल्ड बैंक के निर्देशन में, विश्व बैंक के निर्देशन में 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु वाटर ट्रीटी हुआ, जिसमें 3 नदी पाकिस्तान को दिया गया, 3 नदी भारत को दिया गया। सतलज, ब्यास और रावी इंडिया को दिया गया। इसका पूरा पानी आप यूज कर सकते हैं। और उधर चेनाब, झेलम और सिंधु ये दे दिया गया पाकिस्तान को। 3 नदी पाकिस्तान ले लिया, 3 नदी भारत ले लिया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जानता था कि पानी बांटेंगे ये लोग हमेशा लड़ेगा। नदियां बांट दो, 3 नदी तुम रखो, 3 नदी तुम रखो। इसी को बोलते हैं सिंधु जल समझौता। 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। किसके निर्देशन में? तो लिख लो भैया, वर्ल्ड बैंक। कौन आया था पंचायती करने? फूफा जी, मामा जी, मौसा जी में से कौन आए थे? ये आए थे भैया वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक के निर्देशन में, उसके मीडिएटर में विश्व बैंक बना मीडिएटर, और भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में। चलो आगे आ जाओ गुरु, नेक्स्ट आ जाओ। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ किस कवि को दिया गया था? हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, लाइक कर दो, क्योंकि आज का सेशन शानदार सेशन होने वाला है। क्योंकि आज हम लोगों ने बिहार का इतिहास भी लिया है, भारत का इतिहास भी लिया है, साइंस का भी सवाल लिया है, पॉलिटी का भी सवाल लिया है, क्योंकि आज का सेशन माइंड ब्लोइंग होने वाला है। हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ किस कवि को दिया गया? जल्दी बताओ। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का, हिंदी नहीं, ये भारतीय भाषा का, भारतीय भाषा का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को मिला। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पाने वाली महिला, हिंदी की पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ मिला, हिंदी की पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ मिला वो थी कौन? महादेवी वर्मा। वैसे पहला ज्ञानपीठ मिला जी शंकर ग्रुप को मलयालम के लिए। मलयालम पहला ज्ञानपीठ, क्वेश्चन आ जाए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो जी शंकर ग्रुप को पहला ज्ञानपीठ आ जाए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जी शंकर कुरूप, वो मलयालम भाषा के लिए थे। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की भाषा है मलयालम, केरल की भाषा है मलयालम। मलयालम के लिए पहला ज्ञानपीठ जी शंकर कुरूप को दिया गया। और पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ मिला वो थी बांग्ला भाषा की, बांग्ला भाषा की आशापूर्णा देवी। पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष जी शंकर कुरूप मलयालम के लिए, पहली महिला आशापूर्णा देवी बांग्ला के लिए। पर हिंदी के पहले पुरुष पूछे तो सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी की पहली महिला पूछे तो आज तो महादेवी वर्मा। हिंदी के पहले पुरुष जिन्हें ज्ञानपीठ मिला सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी की पहली महिला जिन्हें ज्ञानपीठ मिला महादेवी वर्मा। हिंदी के पहले पुरुष सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी की पहली महिला महादेवी वर्मा। और वैसे पहले पुरुष जी शंकर कुरूप मलयालम के लिए, वैसे पहली महिला आशापूर्णा देवी बांग्ला के लिए। चलो भैया, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1965 में, 1965 में। चलिए आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ।